हैं रिपोर्ट इस रिपोर्ट का, पर उससे पहले 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें देखते हैं। दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों पर लागू ऑड इवन सिस्टम हटेगा, प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल की मंजूरी। कोविड की डरावनी रफ्तार, नए केस 3.5 लाख के करीब, 703 लोगों ने गंवाई जान। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आज जारी होगी दूसरे चरण की अधिसूचना, 55 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा नामांकन। आज से इंडिया गेट पर नहीं लगेगी अमर जवान ज्योति, राहुल गांधी बोले कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। वाराणसी में पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां लेकर आज पहुंचेंगे परिजन, कल गंगा में विसर्जन से पहले निकलेगी यात्रा। हिमाचल में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू, 5 साल के लिए टोकन टोल टैक्स माफ। हरिद्वार धर्म संसद भड़काऊ भाषण मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत फिर खारिज। मेरठ में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, कहीं डीजे बजाकर स्वागत तो कहीं निकाला जुलूस, भाजपा सपा नेताओं समेत कई 100 पर दर्ज हुआ केस। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कोरोना संदिग्धों को हर हाल में जांच का निर्देश, कहा रोजाना 30 लाख लोगों का हो टीकाकरण। अखिलेश यादव का वादा, पुरानी पेंशन होगी बहाल, मिलेगा यश भारतीय पुरस्कार। यूपी कैपिटल हमले की जांच में इवांका ट्रंप से सहयोग करने की अपील, कांग्रेस पैनल ने कहा स्वेच्छा से करे सहयोग। ईरान में भ्रष्टाचार का विरोध करना पड़ा भारी, 26 साल के बॉक्सर को सुनाई मौत की सजा। मॉरिशस में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाएगा एक मेट्रो स्टेशन, पीएम जगन्नाथ ने किया ऐलान, भारत से मिली मदद के लिए जताया आभार। मणिपुर के स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा पहली पैसेंजर ट्रेन के लिए 50 साल का इंतजार करना पड़ा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने लिया ससुर मुलायम का आशीर्वाद, तस्वीर हुई वायरल। दिल्ली में खत्म होगा वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों पर लागू होगा ऑड इवन सिस्टम भी हटाया जाएगा, घटते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 24 घंटे में मुंबई पुलिस साइबर सेल ने क्लब हाउस ऐप विवाद के आरोपी को करनाल से किया गिरफ्तार। संसदीय समिति के प्रमुख शाह से कहा नफरत भरी हुई अंकुश के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के करे संशोधन। आगरा में सपना चौधरी के कार्यक्रम में उड़ी धज्जियां, रात भर चला प्रोग्राम। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगेगा झटका, आईएमएफ ने कहा 2024 तक उत्पादन में $12.5 ट्रिलियन का होगा नुकसान। रश्मि देसाई ने देवेंद्र भट्टाचार्य को मारा थप्पड़, राखी सावंत की वजह से हुई थी लड़ाई। का ट्रेलर देख रणवीर सिंह हुए दीपिका पादुकोण के काल, तस्वीरों तारीफों के बांधे पुल। गहराइयों का प्रमोशन हुआ शुरू, अनन्या पांडे के ग्लैमरस अंदाज ने सबको किया घायल। इंडिया गेट पर दिखेगी नेताजी कॉलोनी में लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। अब चलिए नजर आते इस वक्त की कुछ खबरों पर। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से लोगों तक शासन की योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला जौलान के उरई कोतवाली क्षेत्र के कुसमिलिया गांव से सामने आया है, जहां एक मृतक के पुत्र का नाम विरासतन चढ़ाने के एवज में लेखपाल ने उससे तकरीबन 10,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क मांगे। इसको लेकर पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद गुरुवार को झांसी से आई एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे कोतवाली लाकर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मामले की जांच और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को
सब्सक्राइब किया है, जिसको उन्होंने थाना कोतवाली उड़ई की पुलिस को सुपुर्द किया है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। गरीबों के विकास का प्रयास कर रही सरकार आए दिन सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारती है। उसमें भी बिरले ही कुछ योजनाएं जनता तक पहुंच पाती हैं। अधिकतर के हाल भ्रष्टाचार के चलते बुरे होते हैं। कुछ योजनाएं सिर्फ कागजी बनकर रह जाती हैं तो कुछ आधी ही रह जाती हैं। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आ रहा है। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बने राजीव गांधी सेवा केंद्र को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिरकार सेवा केंद्र भ्रष्टाचार में चलते या तो अधूरे बने पड़े हैं या तो उनमें ताले लगे हुए हैं। योजना को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा का कामकाज आसान करने के लिए 2005 में एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले गए। सरकारी नुमाइंदों ने जिले में लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए और 48 पंचायतों पर सेवा केंद्र भी बनवाए। बावजूद इसके वो सेवा केंद्र की उपयोगिता तक नहीं समझ पाए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बांदा पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें, दरअसल मामला है बांदा के देहात कोतवाली का, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बोलेरो आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखाई दी। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने बोलेरो को रोककर तलाशी की। इस दौरान बोलेरो से पुलिस को 8 लाख रुपए मिले। पुलिस ने तुरंत अभियुक्त के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें, साथ ही एक एफटी टीम मामले में जांच में जुट गई है। सर, अभी चेकिंग के दौरान अभी एक बोलेरो में कुछ कैश का सूचना प्राप्त हुई थी, ऐसा कुछ क्या, कितना कैश था सर? हाँ, ये आज संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कैश, शराब, असलहा के संदर्भ में की जा रही थी। इसी दौरान थाना कोतवाली देहात गेट के सामने एक बोलेरो से दुर्गेश तिवारी निवासी इंदिरा नगर नामक व्यक्ति के पास से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसको एफएसटी टीम को बुला करके जांच कराई जा रही है। सर, इस गाड़ी में भाजपा का झंडा भी दिखाई दे रहा है, इस पर क्या, किस तरह की कार्रवाई का संकेत करेंगे? नहीं, अगर झंडा लगा होगा तो आचार संहिता का उल्लंघन है, एक तरीके से उल्लंघन का भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सर, अभी चेकिंग के दौरान अभी एक बोलेरो में कुछ कैश का सूचना प्राप्त हुई थी, ऐसा कुछ क्या, कितना? सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश शर्मा लखनऊ से सिकंदरा राव से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आने का मन बना चुके हैं। इसी सिलसिले में जयप्रकाश शर्मा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की, जिस दौरान शर्मा ने बताया कि मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूं और जनता के बीच में ही उनके सेवक के रूप में रहना चाहता हूं। जनता मुझे सिकंदरा राव सीट से प्रत्याशी के रूप में प्यार और आशीर्वाद दे रही है। यहाँ पहले के विधायक ने सड़क, पानी, लाइट जैसी हर आम जन की समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकाला था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं सिकंदरा राव विधानसभा 80 से चुनाव लड़ रहा हूँ। विधानसभा 80 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब मन में कैसी जिज्ञासा आई चुनाव लड़ने की आपके में? मैं जनता सेवक हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। जनता के जो भी काम होते हैं मैं आधी रात उनके लिए तैयार रहता हूँ। मेरे को आया कि जनता आज तक जितनी गवर्नमेंटें बनी हैं, उनके जितने भी विधायक वगैरह बने हैं, आज तक सिकंदरा राव क्षेत्र में आज तक कोई भी काम नहीं कराया। आज जलेश्वर रोड को भी देख लीजिए आप, आज तक उस पर ऐसा है कि अब चुनाव का पीरियड आया तो आप गड्ढे बढ़वा दिए, नहीं तो उसमें रोजाना 1-2 गाड़ी वगैरह पलटती थी। इसलिए मेरा जिज्ञासा है कि मैं जनता के बीच आऊँ और जनता के चरणों में मैं सेवा करूँ। तो आपको जनता की सेवा करनी है चुनाव? जी। अच्छा, आप ये बताइए, किसी पार्टी से आप लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं? अगर पार्टी मेरे को टिकट कोई देती है तो मैं पार्टी से किसी पार्टी से प्रयास किया है आपने? हाँ, मैंने आप वगैरह से मैंने थोड़ा प्रयास किया है। अगर आप मेरे को पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव आप पार्टी से लड़ूंगा। तो आपको भरोसा है जनता आपके साथ है सिकंदरा राव की? जी, बिल्कुल भरोसा है। मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ
और मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे को सिकंदर। हाथरस में पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में थाना सिकंदराराव पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बता दें कि चोरों के कब्जे से चोरी की हुई 140 किलोग्राम सरिया, घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बता दें कि बुधवार को ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के HR मैनेजर के तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि अज्ञात चोर रतिभानपुर गांव से नाले से कंपनी का सरिया चोरी करके ले गए हैं। तहरीर की घटना को गंभीरता से लेते हुए हाथरस पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी निरीक्षक को जल्द से जल्द घटना का खुलासा और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिसके क्रम में थाना सिकंदराराव पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में प्रदेश प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में हाथरस पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराने के लिए और जनता में शांति सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराने के लिए क्षेत्राधिकारी सदाबाद ने पैरामिलिट्री बल और पुलिस बल के साथ कई गांव, कस्बों और मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि गुरुवार को सदाबाद क्षेत्राधिकारी ने पैरामिलिट्री और पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में CRPF की असिस्टेंट कमांडेंट, थाना सहबाव के प्रभारी निरीक्षक समेत एक कंपनी CPRF, पैरामिलिट्री और पुलिस बल मौजूद रहे। बता दें कि फ्लैग मार्च के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आमजन को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही साथ सभी को चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया और कोविड नियमों का पालन करते हुए चुनाव में जाने की अपील भी की है। संभल के जिलाधिकारी ने जिले में दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव के नामांकन को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने बताया कि दूसरे चरण के लिए जिले की चारों विधानसभा में 21 जनवरी यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 28 जनवरी तक चलेगी। नामांकन को लेकर सभी प्रक्रिया और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कलेक्ट्रेट में अलग अलग विधानसभाओं के नामांकन होने हैं। ब्लॉक बेहजोई में चंदौसी विधानसभा का, कलेक्ट्रेट सभागार के पास गन्नौर विधानसभा का, जिलाधिकारी कोर्ट में संभल विधानसभा का और लेख अभिलेख में असमोली विधानसभा का नामांकन किया जाएगा। नामांकन के संबंध में कल से जो है नामांकन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। संभल के जो 4 विधानसभा है उसका नामांकन प्रपत्र कलेक्ट्रेट के ये प्रांगण में ही होगा। चारों विधानसभा के लिए अलग अलग कक्ष तैयार कर दिए गए हैं और सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। नामांकन प्रपत्र कल से मिलने लगेगा लोगों को और वो कल से ही उसको भर सकते हैं। कब तक नामांकन किया गया? नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 28 तारीख है, तो 28 तारीख का 3 बजे तक, 3 बजे शाम तक वो अपना प्रपत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। संभल के असमौली विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी हरेंद्र उर्फ रिंकू को नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। बता दें कि पूरा मामला बेहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम चौपा शोभापुर का है, जहां भाजपा के विधायक पद के प्रत्याशी पर नियमों को ताक पर रखकर सभा करने का आरोप है। इस आरोप में पुलिस ने हरेंद्र कुमार रिंकू सहित 50 से 60 अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। जनवरी को होने वाली यूपी टीआईटी 2022 की परीक्षा से पहले जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन गुरुवार को अभ्यर्थियों से अपील की। इस दौरान डीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि टीआईटी की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन निगम की बसों और सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। यदि अभ्यर्थी अंबेडकर नगर का है तो 22 जनवरी से और 23 जनवरी को वो अपने प्रवेश पत्र की एक फोटोकॉपी बसों के कंडक्टर को देकर यात्रा कर सकता है। यही अभ्यर्थी बिहार जिले का है तो वो प्रवेश पत्र की एक फोटोकॉपी जमा करके इस निःशुल्क यात्रा का लाभ 22 जनवरी से 24 जनवरी तक उठा सकता है।
यूपी टीईटी की परीक्षा 23 जनवरी 2022 रविवार को पूरे प्रदेश में अंबेडकर नगर में भी होना है। इसमें कुल 49 सेंटर्स सुबह के पाली में और 36 सेंटर्स दोपहर के पाली में भी एग्ज़ाम होगा। सुबह के पाली में 26,125 विद्यार्थी एवं दोपहर पाली में 19,121 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। इसमें दो चीज़ का मैं अपील आप लोगों से करना चाहूँगा। ये यूपी टीईटी एग्ज़ाम कोविड-19 के तीसरे लहर के दौरान होने वाले हैं, इसलिए कोविड-19 की जो भी प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस है, इसको ज़रूर कैंडिडेट सब लोग पालन करने की ज़रूरत है। मास्क पहन के एग्ज़ाम सेंटर्स में आना है, 2 गज की दूरी हर समय पालन करना है और एग्ज़ाम गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा निर्धारित है, सारे गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना होगा। प्रथम पाली के एग्ज़ाम 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा और दोपहर वाला पाली के एग्ज़ाम 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। मेरे सभी कैंडिडेट्स से अनुरोध है, वेल ऑन टाइम, कम से कम 1 घंटे पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर, संबद्ध एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए और वहां पर जो भी डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है उसको पालन करें। हर सेंटर पे एक हेल्थ टीम और कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। उसमें भी जो भी गाइडलाइंस आपको बताया जा रहा है, डायरेक्शंस बताया जा रहा है, उसको 100% पालन करें और ये एग्ज़ाम को नकल विहीन, शुचितापूर्वक, शांतिपूर्ण रूप से हमारे जनपद में कराया जाएगा और इसमें प्रशासन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट एवं डीआईएसपी कार्यालय पूर्ण रूप से कमिटेड है। और मैं एक और सूचना आपको देना चाहूँगा, जो ये परिवहन शुल्क है वो आपको मुफ्त रहेगा। जो भी एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आपको मुफ्त रहेगा। सिर्फ आपको ये जो हॉल टिकट, एंट्री टिकट होता है, हॉल टिकट आप लोग डाउनलोड किया है, उसको कम से कम 5 या 6 कॉपी आपके हाथ में रख लीजिए। जब भी आप बस में बोर्ड करेंगे, उसको कंडक्टर पूछने के समय आपको देना पड़ेगा। उसमें ट्रिप एंट्री वो कंडक्टर लिखेंगे और अपने पास रखेंगे। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस में, जो यूपी सरकार की बसेस हैं, उसमें आपको निःशुल्क होगा और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो जनपद के अंदर आप लोगों को ट्रैवल के लिए 22 तारीख एवं 23 तारीख को रात 12 बजे तक आपको निःशुल्क रहेगा। मेरा अपील है जनपद के प्रशासन और पुलिस का, जो भी ये कोविड-19 गाइडलाइन को पालन करना है, उसमें सारे अभ्यर्थी सहयोग करें और नकल विहीन, शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक से पहले हाथरस से आए एक बुजुर्ग भाजपा नेता ने टिकट को लेकर हंगामा कर दिया। इससे भाजपा पदाधिकारियों में खलबली मच गई। जी हां, पार्टी पदाधिकारियों ने बहुत मुश्किल से भाजपा नेता को शांत कराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज को आगरा आ रहे थे। यहां होटल रमाडा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्रज क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए कई भाजपा नेता यहां पहुंचे हैं। इसी सिलसिले में सदाबाद के भाजपा नेता शिव कुमार भी पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने बैठक से पहले ही टिकट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शिव कुमार ने भाजपा के बड़े नेताओं पर पक्षपात और कार्यकर्ता का शोषण करने के भी आरोप लगाए हैं। नड्डा की बैठक से पहले इस हंगामे से भाजपा नेताओं में खलबली मच गई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव से विधायक प्रत्याशी डॉक्टर राशिद चौधरी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। बता दें कि डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी ने डॉक्टर राशिद चौधरी को दक्षिण विधानसभा से अपना विधायक प्रत्याशी घोषित किया। विधायक प्रत्याशी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की नीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने आजाद समाज पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दक्षिण विधानसभा में मुस्लिम वोटर हमेशा से प्रभावशाली रहा है। विधायक प्रत्याशी की छवि न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि सभी सामाजिक के बीच एक कर्मठ और जुझारू समाज सेवी और कार्यकर्ता की है, जिससे इन्हें के क्षेत्र में जनता को आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। मैं डॉक्टर राशिद चौधरी आज़ाद समाज पार्टी से मैंने आज नामांकन किया है 88 दक्षिण विधानसभा से। हम चाहते हैं क्षेत्र के अंदर जो भी समस्या है उनका निराकरण करेंगे और जो कि भाई, हमारे बड़े भाई
चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मुहिम चलाई है, शोषितों वंचितों जो कि अपने दबे हुए कुचले हुए इंसान हैं, उन सबकी हक की बात को लेकर ऊपर जाने का काम करेंगे हम। क्या प्राथमिकता रहेंगी, जनता के बीच जाएंगे, क्या प्राथमिकताओं के साथ? जनता के बीच में जाएंगे। जो प्रेजेंट में सरकार है उसकी जो काले कानून हैं, काले करतूत हैं, उनको अवेयरनेस करने का हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, उस पर कितनी विधानसभा सीट आप जीत रहे हैं? अब देखिए ये तो समय ही बताएगा, पर पूरी दमखम के साथ पार्टी अपना बहुमूल्य दिखा रही है और जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। ये वक्त ही बताएगा। कांग्रेस में थे, कांग्रेस में कैसे क्या जो टिकट नहीं मिली आपको, तुरंत ही दूसरे पाले में चेंज हो क्या? देखिए मैं जरूर रहा, इस बात में मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जहां मुझे अच्छा लगा वहां मैं राजनीति करूँगा। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।